नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रिव्यू में। और प्रतीक बोराड़े जी हैं हमेशा की तरह हमारे साथ में। नमस्ते प्रतीक जी। धन्यवाद सर, मुझे एक बार फिर से चैनल पर बुलाने के लिए। और आज हम बात करेंगे शमशेरा की। तो आपका मैंने देखा था, आपने कहा था कि आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, टॉर्चर झेलना पड़ा वो 2 घंटे 39 मिनट शमशेरा देखने के लिए। वरना यदि आपको रिव्यू नहीं करना होता तो आप जल्दी छोड़ के चले जाते। क्या इतनी खराब है फिल्म? बहुत बहुत ज्यादा खराब। मतलब देखिए, हम अगर फिल्म की आइडियोलॉजी को भी साइड में रख दे थोड़ी देर के लिए कि फिल्म क्या कहना चाहती है, उसको भी साइड में रखे तो भी फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग थी या डायरेक्शन जिस प्रकार का था, उसमें कुछ भी ऐसा एंगेजिंग हम उसके साथ जुड़ सके, एक सेकंड के लिए भी जुड़ सके, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं था। भले कोई व्यक्ति, उसे कोई मतलब नहीं है कि भाई फिल्म में क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया, ऐसा भी व्यक्ति अगर फिल्म देखने के लिए जाएगा ना, तो भी फिल्म हर प्रकार से बहुत बहुत ज्यादा निराशाजनक थी, डिसअपॉइंटिंग थी। और ऊपर से जो फिल्म में प्रोपेगेंडा है वो तो मतलब वो तो एक अलग ही लेवल का प्रोपेगेंडा था। और ये सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, बार बार बॉलीवुड को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है ये सब बातें देखकर कि बॉलीवुड को शायद बदलना ही नहीं है, या वो बदलना ही नहीं चाहते। पूरी तरीके से एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म में इसे कहूंगा। जी। और जिसको बताते हैं, इसका जो मुख्य कैरेक्टर है जो है, अब हीरो इसका मुख्य कैरेक्टर है या कि विलेन इसका मुख्य कैरेक्टर है, इसके बारे में भी लोगों को डाउट है। तो संजय दत्त जो बना है शुद्ध सिंह, और शुद्ध हम्म। सिंह, इनको ये भी नहीं पता कि उसको ब्राह्मण दिखाया है और नाम है शुद्ध सिंह। इस नाम का मैंने तो आज तक कोई ब्राह्मण देखा नहीं। आपने देखा? नहीं, यहाँ पर फिल्म में ब्राह्मण शब्द कहीं पर उन्होंने यूज नहीं किया, ऊंची जाति शब्द यूज किया है। उसमें फिर बनिया भी दिखाया है, बनिया शब्द फिल्म उपयोग करती है। जो ब्राह्मण है उनके लिए विद्वान शब्द फिल्म उपयोग करती है, और जो क्षत्रिय है उनके लिए योद्धा शब्द उपयोग करती है। और इन तीनों को ऊंची जाति वाला फिल्म में बार बार कहा गया है। फिल्म के शुरुआत के ही 15 मिनट अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें कम से कम, पता नहीं, मैं गिन रहा था पर मैं गिनती भूल गया, इतनी बार जाति 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 ये शब्द फिल्म के शुरुआत के 15 मिनट में ही आपको सुनने को मिलेगा। और उसके बाद भी पूरी फिल्म की थीम यही है कि जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बार बार बनिया जैसे शब्द उपयोग किए गए हैं, या जो भी हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उनके लिए ऊंची जाति शब्द उपयोग किया है। इसके पीछे फिल्म का एकमात्र उद्देश्य यही लगता है कि अ, जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समूह है, या जो गरीब वर्ग है, उनको हिंदू संस्कृति से तोड़ना, या उनका हिंदू संस्कृति के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एक प्रकार से ये फिल्म कहने का प्रयास करती है। हालांकि फिल्म की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के माध्यम से एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया है, और उसमें फिल्म ये कहती है, शुरुआत का ही वाक्य है फिल्म का, कि जो ये खमेरान जनजातीय समूह था, उसने राजपूतों के साथ में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया था। और वो लाइन भी मेरे अनुसार शुरुआत में बस इसलिए शायद उन्होंने डाली होगी कि आगे उन्हें जो कुछ भी, ये जो भी प्रोपेगेंडा दिखाना था आगे, शायद उसके लिए बस शुरुआत में वो एक लाइन उन्होंने ऐड कर दी थी। और शुरुआत में ये कहा है कि भाई वो मुगलों के विरुद्ध लड़े थे राजपूतों के साथ में, पर उसके बाद में फिर ऊंची जाति के अत्याचार खमेरान समाज पर बढ़ते गए। और उस अत्याचार से निकलने के लिए, उसके विरुद्ध उन्होंने एक प्रकार से एक क्रांति के लिए जो ऊंची जाति के लोग थे, उनको वो लूटने लग गए। ये खमेरान जो जनजातीय समूह है, वो लुटेरा बन गया, डाकू बन गया, अपने अधिकारों को पाने के लिए। और फिर आगे एक डायलॉग फिल्म में आता है, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ उसे। उसमें ये कहा है कि जब ब्रिटिश आए, तो ये जो ऊंची जाति वाले हैं वो अपनी नई मालिक की शरण में चले गए। ये एक एग्जैक्टली वर्ड वहां पर उन्होंने यूज किया है। तो जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, एक तो उनके लिए ये ऊंची जाति जो वर्ड यूज किया है वो ही मेरे अनुसार पूरी तरीके से गलत है, प्रॉब्लमेटिक है। तो वो अंग्रेजों के पास में मदद मांगने के लिए जाते हैं कि भाई हमें ये जो खमेरान जनजातीय समूह है वो बार बार आकर लूट रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो आप हमारे माए बाप हो, आप हमें बचाओ। ऐसा ये जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं वो ब्रिटिशों को कह रहे हैं। और फिर उसमें जो भी का जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बनिया वर्ड उन्होंने यूज किया है, और समाज के जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, सबको उनको वहां पर ब्रिटिशों के सामने ये गिड़गिड़ाकर मांगते हुए दिखाया है। और इसके बदले ये सब ब्रिटिशों को भर भर कर सोना देते हैं। और फिर ये दिखाया कि ब्रिटिशों के बस की बात नहीं है खमीरान जनजातीय समूह को हराना। तो फिर वहां पर एंट्री होती है संजय दत्त के कैरेक्टर की, शुद्ध सिंह की। और वो आकर फिर वो वही बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें वहां पर वो कहता है। और फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये हम देख लेंगे इनको। और फिर ये शुद्ध सिंह
वहां पर उनको धोखे से धोखा देता है, खमीरान जनजातीय समूह के लोगों को धोखे से उनको हराता है। और एक काझा नाम के एक जगह दिखाई है काल्पनिक, वहां पर एक किला है, उस किले में बंद कर लिया जाता है खमीरान जनजातीय समूह को और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। और फिर वही जो शमशेरा का लीड मेन कैरेक्टर है उसको मार दिया जाता है शुद्ध सिंह के कहने पर ही, उसको भगोड़ा कहकर पत्थरों से कुचल कर मारते हुए दिखाया है। खमीरान जनजाति के समूह पत्थरों से कुचल कर उसे मार रहे हैं। और फिर फिल्म 25 वर्ष आगे बढ़ जाती है। जो शमशेरा का बेटा है वो अभी बड़ा हो गया है और उससे अब शुद्ध सिंह से बदला लेना है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ब्रिटिश है उनको तो बहुत भोला भाला और मासूम दिखाया कि भाई उनके मन में कोई किसी के लिए द्वेष नहीं था, वो तो बस बहुत अच्छे थे। जो मेन प्रॉब्लम थी वो हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वालों में थी। और फिल्म कई बार ये दिखाने का प्रयास करती है कि जो ब्रिटिश कैरेक्टर है उनके अंदर भी बहुत इमोशंस थे, उनको भी बहुत पीड़ा होती थी किसी पर अत्याचार होते हुए देखकर, उनको भी ग्लानि होती थी, उनको बड़ा ऐसा मुंह उतरा हुआ उनका दिखाया गया है बार बार कई जगहों पर। और फिल्म के एंडिंग में तो ये दिखाया है कि ये जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं, जो शुद्ध सिंह और उसके जो भी सुरक्षा कर्मी, जो पुलिस में जितने पुलिस में भी ये स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड यूज किया है कि जो शुद्ध सिंह दरोगा है और उसके जितने भी पुलिसकर्मी दिखाए हैं उसके साथ के, वो सभी उच्च जाति के हैं, ये फिल्म में स्पेसिफिक उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये सब लोग मिलकर ब्रिटिशों को मार देते हैं। ब्रिटिश तो भाई जो शमशेरा और उसके बेटे का बल्ली का जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, ब्रिटिश उनसे सोना लेकर उनको मुक्त करने वाले थे। मतलब ब्रिटिश उनको मुक्त करने वाले थे पर शुद्ध सिंह ने धोखा देकर ब्रिटिशों को ही मार दिया। तो ब्रिटिश तो बहुत अच्छे थे, कुल मिलाकर ये फिल्म कहने का प्रयास करती है। और कुल मिलाकर विलन उन्होंने बस हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वालों को दिखाया है। और इसके पीछे का उद्देश्य एक ही लगता है कि वही जो लेफ्टिस्टों का, वामपंथियों का नैरेटिव है कि जो आदिवासी समाज है या जो जनजातीय समूह या जो गरीब वर्ग है उनका हिंदू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, ये एक प्रकार से फिल्म दिखाने का प्रयास करती है। जी हाँ, लेकिन उनकी हवा तो द्रौपदी मुर्मू जी ने निकाल दी। सारा हाँ, का ये सारा जो है हाँ, वो इसलिए नैरेटिव ये एक वही। बहुत बड़ा और उड़ीसा को अगर हम देखें ना तो उड़ीसा एक सबसे ज्यादा प्राउड हिंदू राज्य हम उसको कह सकते हैं। वहां पर समाज के सभी वर्ग के लोग जिस प्रकार से रथ यात्रा में भाग लेते हैं, एक बहुत हिंदू संस्कृति को बहुत दृढ़ता से, कट्टरता से वो वहां पर फॉलो करते हैं उल्टा उड़ीसा में अगर हम देखें तो। वो तो हम देख रहे हैं ना कि जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी ने हिंदू संस्कृति हम्म, का पूरा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वैदिक मंत्रोच्चार के वैदिक साथ में वैदिक उन्होंने। मंत्रो वैदिक मंत्रोच्चार्य, भगवान शिव के शिवालय में जाकर सेवा, हम्म जगन्नाथ मंदिर में साधना, और उनका इसी साधिका कारण से व्रत। और इसी और कारण से ये उड़ीसा में। हम्म जी, और ये सब जो है, इसके सामने ये एक भोंडा सा नैरेटिव कहाँ चलेगा? बिल्कुल। लेकिन संजय सर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि भले ही हम इसको बहुत कम आंक रहे हैं, पर ये एक लॉन्ग टर्म नैरेटिव ऐसी फिल्में सेट करती है। क्योंकि आज भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली है, पर ओटीटी पर जब आएगी तो इनका पूरा एक इकोसिस्टम है पीछे जो ऐसी फिल्मों को प्रमोट करता है। जैसे कि अभी द प्रिंट ने एक आर्टिकल लिखा है शमशेरा के बारे में और आरआरआर से बढ़िया उसे बताया है। उनकी मेन पीड़ा यह है कि भाई आरआरआर में ब्रिटिशों को पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट वन टोन में पूरा निगेटिव दिखा दिया था, और शमशेरा में सही तरीके से ब्रिटिशों को दिखाया है, ऐसा शायद वो फिल्म द प्रिंट वाले कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम है, भले ही फिल्म कितनी ही घटिया क्यों ना हो उसको प्रमोट करते हैं और ये कहने का प्रयास करते हैं कि चलो फिल्म नहीं चली पर जो इतिहास दिखा रही है वो सही दिखा रही है। और भी कई सारे क्रिटिक्स मैंने देखे यूट्यूब पर है और दूसरे भी कुछ रिव्यू मैंने आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े, तो वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई भले ही फिल्म चले ना चले पर इतिहास को सही तरीके से दिखा रही है ये फिल्म। और लॉन्ग टर्म में क्या है, आज भले नहीं पर 10 वर्षों के बाद में मान लो कोई ये फिल्म देखता है, 20 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद कोई ये फिल्म देखता है, तो उसे तो यही लगेगा ना कि चलो यार फिल्म अच्छी नहीं बनी थी, बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, पर हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा ही होता होगा, आज से 100 150 200 वर्ष पहले यही सच्चा इतिहास होगा। तो ये एक बहुत सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें हमें हमारे मन, नई जनरेशन या अगली जनरेशन जो आएगी उनके मन में ये घर कर जाती है। तो ये बहुत भयानक है। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में एक उदाहरण भी दिया था, अभी मूल महाभारत तो अलग है, पर उसके बाद में कई सारे लेखकों ने कर्ण के पात्र के ऊपर अलग से कई सारी नॉवेल्स लिखी है, उपन्यास लिखे हुए हैं केवल कर्ण के पात्र का महिमा मंडन करते हुए। हालांकि मूल महाभारत से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो पूरी तरीके से अलग ही तरीके से उन्होंने कर्ण के पात्र को प्रेजेंट किया है। पर फिर भी आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उन काल्पनिक उपन्यासों को सही मानता है,
तो ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र है, ये बहुत गहराई तक असर करता है समाज पर, समाज की सोचने की सोच पर। जी, लेकिन जनजातीय समूह का चित्रण तो आरआरआर में हुआ था, जिसको लेकर हाँ, प्रिंट वो वालों बिल्कुल को सही समस्या तरीके है। से। लेकिन वो जो सही तरीके से जो बिल्कुल जो वो चित्रण जो था, उस हुँ, चित्रण ने भी तो प्रभाव डाला है मानस पर, लोगों के। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी कारण से उसके विरुद्ध भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने अभी फ़िल्म कंपेनियन अनुपमा चोपड़ा की जो फ़िल्म कंपेनियन है, उनका एक आर्टिकल हुँ, पढ़ा मैंने। अभी अमेरिका में जो आरआरआर को सफलता मिल रही है, उसके बाद में शायद हुँ। उनके पेट में बहुत मरोड़ उठी, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अच्छा, उस पर और उसमें उन्होंने एसएस राजामौली जी को जातिवादी होने का सर्टिफ़िकेट दे दिया है। ये ओह लिखा हो है हो कि भाई हो! एसएस राजामौली की जो बाहुबली 1 और 2 ये 2 फ़िल्में थी, उसमें हुँ, क्षत्रिय प्राइड के बारे में बात की गई है एक से ज़्यादा बार और जो आरआरआर फ़िल्म है उसमें हिंदू प्रतीकों को, हिंदू प्रतिमाओं को बहुत गर्व के साथ में दिखाया है और जो कोमाराम भीम जी का पात्र है, जो गोंड जनजातीय समूह से है, उनको हुँ। एक उच्च जाति के मतलब अल्लूरी सीताराम राजू जी को वो उच्च जाति का कह रहे हैं। यहाँ पर भी जाति यही लोग लेकर के आ रहे हैं। एक सामान्य हिंदू जब आरआरआर फ़िल्म देखेगा तो उसके मन में भी ये बात नहीं आएगी। पर ये आर्टिकल में कैसे लिख रहे हैं देखिए कि एक गोंड समाज के कोमाराम भीम जी उच्च जाति के हिंदू के सामने शिक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये हिंदू समाज में जो जाति प्रथा है उसको ये फ़िल्म दिखाती है। हालाँकि देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जी ने बहुत कम आयु में संन्यास ले लिया था। आजीवन वे दूध और फल खाकर रहे थे, जंगल में रहे थे, आदिवासी समाज के बीच में रहे थे और आजीवन अल्लूरी सीताराम राजू जी ने आदिवासी समाज की सेवा की, उनको जागरूक किया। ये इतिहास है। अब क्या ये लेफ्टिस्ट इस इतिहास को भी नकारना चाहते हैं? अब जो है वही तो एसएस राजामौली जी ने दिखा पर इनकी इनकी पीड़ा देखिए कितनी छोटी-छोटी बातों को लेकर ये लोगों को भड़काने का या बाँटने का प्रयास करते हैं। जी, ये देखिए, ये तो तथ्य है कि जिस तरह का संघर्ष इसमें दिखाया जा रहा है, उस तरह के संघर्ष की कोई भी मुझे तो मैंने तो इतिहास बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से पढ़ा है। मुझे तो ऐसा एक भी कोई उदाहरण नहीं मिलता भारत के इतिहास में कि किसी भी प्रकार का कोई जातीय संघर्ष रहा हो। लाख ब्रिटिश ने ज जो भी जातीय संघर्ष है वो ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने ये झूठे नैरेटिव गढ़-गढ़ के लोगों में बिल्कुल, आपस में पैदा किया। उसके बिल्कुल। पहले पर का मुझे कोई इतिहास जातीय संघर्ष का नहीं मिलता। यानी कि जो भी बिल्कुल, समाज की परिकल्पना थी, जो समाज की संरचना थी, लोग उससे संतुष्ट थे, नहीं तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो कुछ तो दिखाई पड़ता कि किस प्रकार का बिल्कुल कोई सर। संघर्ष था। और इसी कारण से तो फिर जब सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को जबरदस्ती कन्वर्ट होने के लिए जब उनको फोर्स किया गया, तब संत रविदास जी ने कहा था कि वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल-तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। तुम मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, तिल-तिल जैसे टुकड़े कर दो, पर फिर भी मैं वेद धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ये संत रविदास जी ने कहा था, जो चर्मकार समाज से थे। तो ये इतना उनको अपने संस्कृति के प्रति गर्व था। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जो मावड़ा थे वो 18 पगड़ जाति से थे, ऐसा पूरा उल्लेख आता है उसका। समाज के सभी वर्गों से थे मावड़ा। महाराणा प्रताप जी को भील समाज ने जो मदद की हुई है, उसको कोई भी भूल नहीं सकता है। उसके बाद भी भगवान बिरसा मुंडा जी, वे तो आजीवन क्रिश्चियन मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे। और उसी कारण से ब्रिटिशों ने विष देकर उनकी हत्या कर दी थी। उनके सैकड़ों अनुयायियों को गोलियों से भून दिया गया था। पाइक समाज अगर हम देखें ओडिशा का, तो ब्रिटिशों ने जगन्नाथ मंदिर पर जब कब्जा कर लिया था, वहां पर दर्शन पर टैक्स लगाया था, तब पाइक जनजातीय समूह ने वहां पर उस ब्रिटिशों के कब्जे को हटाने के लिए क्रांति की शुरुआत की थी। तो जो समाज का गरीब वर्ग है, जनजातीय समूह है, पिछड़ा वर्ग है, वो हमेशा से ही संस्कृति के साथ में जुड़े हुए रहे हैं और उस संस और कहीं पर थोड़ा बहुत अगर हमें संघर्ष मिलता भी है, तो वो बहुत ही कम जगहों पर और उन लोगों के विरुद्ध था जिन्होंने हिंदू संस्कृति को अपनी एक बपौती समझ ली थी। और वहां पर भी जो थोड़ा बहुत हमें संघर्ष सुनाई भी देता है, तो वो भी इसलिए था ताकि वो बपौती हट सके और वो लोग संस्कृति के साथ में जुड़ सके। जुड़ने के लिए थोड़ा बहुत भी कहीं 1-2 जगह पर भी हमें सुनाई देता है, तो वो जुड़ने के लिए था, टूटने के लिए नहीं था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और जिस प्रकार से ब्रिटिश का बताया गया है, तो ब्रिटिश के विरुद्ध जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी बड़े संघर्ष हुए हैं, चाहे वो आपके जिसको हम कहते हैं अ, संतों का विद्रोह जो हुँ, 19वीं शताब्दी में हुआ या उसके बाद जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं उसको ले लें या उसके हुँ, बाद फिर बंग भंग के विरुद्ध जो एक
उग्र आंदोलन हुआ उसको ले लें, या उसके बाद फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो आंदोलन हुआ उसको ले लें। इसमें किसी में भी आप देखेंगे तो जातीय आप संघर्ष ये नहीं नहीं था। कह सकते कि इसमें कहीं आपस में जातीय संघर्ष था। और जिन तथाकथित उच्च जाति वालों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मिलके षड्यंत्र किया ब्रिटिश के साथ, हम सब जानते हैं ब्रिटिश सरकार कैसी थी। वो उसको भी यदि लेफ्टिस्ट जो है वो बढ़िया दिखाने का प्रयत्न करेंगे, तो मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी विफलता है। विफलता है। और सर मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, ब्रिटिशों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य ही भारत को कन्वर्ट करना था, जिसे वो सिविलाइज्ड करना कहते थे कि भाई ये लोग अनसिविलाइज्ड है, हमें इन्हें सिविलाइज्ड करना है। और इसके लिए सिविलाइजिंग मिशन बोलते थे उसको, वो सिविलाइजिंग हाँ, मिशन। और इसके लिए उन्होंने एवेंजलिस्ट जो थे उनको खुली छूट दे रखी थी, मिशनरीज को खुली छूट दी थी। और जो 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो जब हुआ था 1857 में, मैंने इसके बारे में मैंने वो इतिहासकार का नाम भी बताया मेरे पिछले वीडियो में। ब्रिटिश इतिहासकार हिस्टोरियन, उसने यहां तक कहा था कि ब्रिटेन में उस समय ये चर्चा हुई थी कि भाई ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए हुआ है, हिंदुओं ने सॉरी भारतीयों ने इस कारण से वहां पर विद्रोह किया था क्योंकि वो जो भारत की संस्कृति है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, भारतीयों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन पर कोप हुआ है जो भी है ईश्वर का। इस कारण से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ पहला। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत का एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट था, जिसको हर वर्ष 1000 पाउंड सॉरी हर महीने 1000 पाउंड के करीब कुछ जो भी उस पद पर रहता था उसे पैसे दिए जाते थे, और उसका मुख्य उद्देश्य ही भारत को कन्वर्ट करना था। तो ये रियलिटी है, पर वामपंथी अपना पूरा इतिहास झूठा दिखाकर, मतलब आज भी वो उस इतिहास से, झूठे इतिहास से बाहर नहीं निकलना चाहते। जी। तो ये तो बहुत सुखद समाचार है कि इस प्रकार की फ़िल्में लगातार एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं। मुझे लगता है कि अगली आने वाली जो लाल सिंह चड्ढा है, उसका भी हश्र लगभग यही होने वाला है, क्योंकि पठान भी आ रही है, तो मुझे लगता है उसका भी हश्र यही होगा। तो अब पठान, लाल सिंह चड्ढा इत्यादि, अब ये कितना नुकसान झेलेंगे, क्योंकि यह जो फ़िल्म है, अगर 150 करोड़ इसका बताया जा रहा है, वैसे ट्रेड फ़िगर भी 150 करोड़ का ही है, प्रोड्यूसर फ़िगर भी 150 करोड़ का भी है। ये 50 करोड़ के आगे तो जाती दिख नहीं रही किसी भी हालत में। और नहीं ये जाएगी। 50 करोड़ के फ़िगर जो हैं, ये इनके जो फ़ॉरेन वाले हैं, उसको भी मिला के बोल रहे हैं। तो यशराज फ़िल्म्स तो अब लगातार 3-4 फ्लॉप, बड़ी-बड़ी फ्लॉप दे चुकी है। अब पृथ्वीराज तक उनकी फ्लॉप हो गई। यानी हम्म। पृथ्वीराज में भी उन्होंने छौंक लगा दी सेक्युलरिज़्म की, तो उसके कारण पृथ्वीराज जैसा एक थीम वो भी फ्लॉप हो गया, जो मुझे लगता है कि हमारे लिए निश्चित रूप से एक निराशा का कारण होना चाहिए कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे जिन्होंने हम्म। महान चाणक्य सीरियल बनाया, चाणक्य। वो भी इसके साथ न्याय नहीं कर पाए। तो यशराज फ़िल्म्स का आप क्या देखते हैं? ये इसी प्रकार से चलते रहेंगे? क्या है इनका? देखिए, उनको नुकसान तो बहुत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उनके पास अभी दो बहुत बड़ी फिल्में हैं। एक तो सलमान खान की टाइगर 3 है, और एक शाहरुख खान की पठान। ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं यशराज बैनर की, और उससे बहुत उन्हें उन्हें आशा है यशराज बैनर को कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी, सक्सेसफुल होंगी। और उसको काफी जोर शोर से अभी से नहीं, 3-4 महीने पहले से ही उसको प्रमोट करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है, टीजर लाकर या किसी एडवर्टाइजमेंट में भी उस शाहरुख खान के कैरेक्टर को लाकर बीच में उसको वो जोर शोर से अभी से प्रमोट भी कर रहे हैं। हालांकि यशराज फिल्म्स की फिल्में अगर हम देखें तो ये एक पूरा स्पाई यूनिवर्स वो अलग से क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें वो सलमान खान की टाइगर है, ऋतिक रोशन की एक वॉर नाम की फिल्म आई थी अभी 3 3 साढ़े 3 वर्ष पहले, वो काफी सक्सेसफुल हुई थी। और उसके अलावा अभी शाहरुख खान का पठान का कैरेक्टर, तो इसको पूरा एक अलग से यूनिवर्स वो क्रिएट कर रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स उसको उन्होंने नाम दिया है। और इसमें देखिए मूल थीम जो हम देखे टाइगर फिल्म की, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत मासूम दिखाया है उन्होंने, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर लाकर खड़ा कर दिया है कि भाई दोनों में फर्क ही क्या है भारत और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को ही उल्टा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने दिखाया है। ये वाईआरएफ की फिल्म है, जो टाइगर सीरीज है उसकी बेसिक हमें यही देखने को मिलता है। तो एक तरफ तो वो पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ शमशेरा जैसी फिल्में बनाकर पूरा एक प्रोपेगेंडा, हिंदू घृणा वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सब देखने के बाद ऑडियंस वायरएप के साथ में वायरएप की आने वाली फिल्में देखना चाहेंगी। एक बहुत ज्यादा उन्होंने डिसअपॉइंट किया है सभी दर्शकों को, और लोग अब ये समझ रहे हैं, पहले भले ही उतना लोग समझते नहीं थे। जैसे कि एक था टाइगर हो गया, टाइगर जिंदा, ये काफी सक्सेसफुल हुई थी बॉक्स ऑफिस पर
और तब उतना ज्यादा इनके विरुद्ध बोलने वाला कोई नहीं था। मीडिया में भी जो क्रिटिक्स थे, इनकी पपेट मीडिया, पूरा इनका एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ था ना कि उसके विरुद्ध तो कोई बोलता ही नहीं था। टाइगर जिंदा है को भी आप देख लीजिए, उस समय की जितनी भी रिव्यूज है, उस समय मैंने नया नया चैनल शुरू किया था, और एक मेरा रिव्यू आप उठाकर देख लीजिए टाइगर जिंदा का, मैंने उस समय भी उसको निगेटिव रिव्यू दिया था, बहुत क्रिटिसाइज किया था, पर दूसरा किसी ने भी टाइगर जिंदा है का एक निगेटिव आपको रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, केवल मेरा एक रिव्यू अगर आप छोड़ देंगे तो मैं तो तभी से मतलब बोलता भी आया हूं। पर तब में ज्यादा लोग बोलने वाले नहीं थे, पर आज अगर हम देखें तो बॉलीवुड के विरुद्ध, उनकी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के विरुद्ध बोलने वाले बहुत लोग हैं। लोग अभी समझ गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाली उनके ऐसी अगर फिल्मों में कुछ प्रोपेगेंडा होगा तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जी। तो यहीं पर अब हम इसे समाप्त करते हैं। तो शमशेरा का तो मुझे लगता है कि अब उसको हमें श्राद्ध संस्कार कर देना चाहिए, और आगे जो आने वाली हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए। देखते हैं उनका क्या हश्र होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। जय हिंद। धन्यवाद सर, वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद।